हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय पीडब्ल्यू, क्या हाल चाल है? तो प्यारे बच्चों, लाडले रसगुल्लो रसगुल्ली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नीट अल्टीमेट हिंदी क्रैश कोर्स में। दोस्तों, आज आपका जूलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है और इस वार्म वेलकम में मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाई साहब, आप लोगों में गजब की एनर्जी है, गजब का पोटेंशियल है। तो हमेशा आप तीन चीजों के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचना। कितनी चीजों के बारे में? तीन चीजों के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचना। पहला, तो तुमने डॉक्टर बनने का सपना जो देखा है, तो मान लेना कि तुमने जो मंजिल चुनी है, जो गोल चुना है, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन गोल है। यस, उससे अच्छा कोई गोल नहीं है। ये चीज तुम्हें मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगी। यस। दूसरी चीज ये मानना कि तुम लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हो। तुम में वो पोटेंशियल है कि जो मंजिल तुमने चुनी है, जो गोल तुमने चुना है, आप उस गोल को प्राप्त कर लोगे। ये चीज जो थी, ये अंदर से कॉन्फिडेंस जगाएगी, ये अंदर से कॉन्फिडेंस जगाएगी कि यस, मेरे में इतनी ताकत है, पावर है कि मैं अपनी मंजिल को या जो मैंने सपने देखे उनको साकार करने की काबिलियत रखता हूं। और तीसरा गोल रखना, तीसरी चीज पॉजिटिव रखना अपने टीचर्स के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में कि दुनिया के, भारत के बेहतरीन टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हें गाइड कर रहे हैं। इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे फायदा यह मिलेगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल जो था, वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा कि मैं एक बहुत अच्छे टीचर के निगरानी में अपनी तैयारी कर रहा हूं और वो टीचर मुझे मेरी मंजिल की तरफ पक्का लेकर जाएगा, मेरे सपने साकार करने में मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। अगर ये तीन चीजें आपने पॉजिटिव रख ली ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। चाहे हालात कैसे भी हो, आप बिल्कुल डगमगाओगे नहीं, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ोगे। और डरना है भी नहीं, क्योंकि किसी ने कहा है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया, बस। और हमने ठान लिया कि 2025 की नीट को फोड़ना है और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाना है। और पक्का तुम जाओगे, क्योंकि मुझे भरोसा है, पेरेंट्स को भरोसा है, और आपको भी खुद पे भरोसा रखना है कि जो चीज हमने ठान ली, हम पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे और अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। यस। चले तो चलो दोस्तों, समय काफी कम है, हम अपना एक बड़ा प्यारा सा चैप्टर यहां पे शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, मैं यहां पे आपसे बात करने वाला हूं एनिमल टिश्यू के बारे में, जिसको अपन हिंदी में बोल के चलते हैं मेरे दोस्त, जंतु ऊतक। जिसको अपन हिंदी में बोल के चलते हैं मेरे दोस्त, जंतु ऊतक। मैं इस जंतु ऊतक वाले चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूं। अब एक बात अभी बता देता हूं कि एग्जैक्टली ये जंतु ऊतक वाला पोर्शन जो है ना, वो नीट के सिलेबस से हट चुका है। होगा सर, अगर वो हट गया तो आप क्यों टाइम खराब कर रहे हो? भाई, टाइम खराब नहीं कर रहा मैं, मेरे टाइम जो था उस टाइम को इन्वेस्ट कर रहा हूं, ताकि बाद में मेरे को अच्छा परिणाम मिले। मतलब यहां मैं कुछ टिश्यूज का आपको ओवरव्यू देख के जाऊंगा, क्योंकि जब हम पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, आगे की चीजें पढ़ेंगे, तो बार बार आएगा कि वहां पे ऐसा ऊतक है, वहां पे ऐसा ऊतक है। तो उस समय आप परेशान नहीं होगे, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा कि शरीर के किस भाग में कैसा ऊतक है। तो मेरे दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इस पोर्शन को थोड़ी सी ईमानदारी से पढ़ना है। एक ओवरव्यू लेंगे अपन, बहुत पीएचडी नहीं करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे ताकि मोटी मोटी बात हमारे दिमाग में रहे। ठीक है जी? यस। तो हम बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यू का एक ओवरव्यू, ताकि आगे की कहानी अपने लिए, आगे का रास्ता हमारे लिए आसान हो जाए। तो चलिए कहानी शुरू कर रहे हैं। बेटा, चैप्टर का नाम है, हम बात कर रहे हैं यहां पे, वो बात कर रहे हैं जंतु ऊतक के बारे में। और जंतु ऊतक में सबसे पहली बात हम कर रहे हैं कि सर, हम यहां बात कर रहे हैं टिश्यू के बारे में, दैट इज ऊतक के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें यह बताओ कि अगर हमें ऊतक को परिभाषित करना हो, तो हम ऊतक को परिभाषित करें कैसे, उसका एक तरीका बताओ। हमने कहा भाई सब सीधी बात है, अगर किसी भी जंतु के शरीर से या किसी सजीव के शरीर से अगर तुम ऊतक बाहर निकालोगे, तो उस ऊतक के निर्माण के लिए दो चीजें चाहिए। बोलो सर, अच्छा कौन सी दो चीजें चाहिए? भैया, जब भी हम ऊतक के बारे में बात करेंगे, भाई साहब, जब भी हम किसके बारे में बात करेंगे, ऊतक के बारे में बात करेंगे कि ऊतक क्या होता है, तो याद रखना, ऊतक के निर्माण में हमें चाहिए बहुत सारी कोशिकाएं,
बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं प्लस क्या चाहिए, बोला प्लस हमें क्या चाहिए, अंतर कोशिकीय, अंतर कोशिकीय पदार्थ। हमें दो चीजें चाहिए बेटा, जब भी ऊतक के बारे में बात करके चले कि एक ऊतक किस चीज से मिलकर बना है, तो आप कहोगे उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है और अंतर कोशिकीय पदार्थ होता है। चलो इस बात को मैं डायग्राम से समझाता हूं। अब मान लो एक ऊतक का निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं और उस ऊतक में पाए जाने वाली ये अपने पास ऊतक की कोशिकाएं हैं। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास जो आपको दिखाई दे रही है ये एग्जैक्टली में ऊतक की कोशिकाएं हैं। ये लो, हमने बोला ये जो अपने पास है ये क्या है, हमने बोला ये अपने पास है कोशिकाएं। देखो खूब सारी कोशिकाएं हैं कि नहीं है, आप कहोगे हां सर ये अपने पास खूब सारी कोशिकाएं हैं। अब बोला ये खूब सारी कोशिकाएं हैं और यहां आप देख रहे होंगे कि इन कोशिकाओं के बीच में ये अवकाश दिखाई दे रहा होगा, ये कोशिकाओं के बीच में खाली जगह दिखाई दे रही होगी। तो दो कोशिकाओं के बीच का जो अवकाश है इसे बोलते हैं अंतर कोशिकीय अवकाश, इसे बोलते हैं अंतर कोशिकीय, इसको अपन बोलते हैं मेरे बच्चे अंतर कोशिकीय अवकाश। हमने क्या देखा कि ऊतक की कोशिकाओं के बीच में बच्चे ये जो अवकाश दिखाई दे रहा है, इस अवकाश के अंदर पदार्थ भरा हुआ है। ये लो, हमने मान लिया इस अवकाश के अंदर ये गुलाबी रंग का पदार्थ भरा हुआ है। ये गुलाबी रंग का पदार्थ जो इन कोशिकाओं के बीच के अवकाश में भरा हुआ है, इसी को अपन बोलते हैं अंतर कोशिकीय, इसी को बोलते हैं अंतर कोशिकीय पदार्थ, इसी को बोलते हैं अंतर कोशिकीय पदार्थ। तो हमने बोला ये पूरा का पूरा सेटअप जिसमें क्या आ गई, ये बहुत सारी कोशिकाएं आ गई और ये कोशिकाएं आ गई और ये इनका हो गया अंतर कोशिकीय पदार्थ। इन दोनों को मिला के ही हम क्या बोल के चलते हैं, ऊतक। क्या बोल के चलते हैं, ऊतक। अब खास बात याद रखना कि एक ऊतक के अंदर जितनी भी ये कोशिकाएं हैं ये सारी सारी समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। क्या है, समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह। तो जब भी बोले गुरुजी ऊतक की परिभाषा क्या दे, तो जब ऊतक की परिभाषा आप दोगे तो आप क्या कहोगे, समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह उनके अंतर कोशिकीय पदार्थों सहित। तो हमने बोला समान प्रकार की कोशिकाओं, समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह उनके अंतरकोशिकीय उनके अंतरकोशिकीय पदार्थ सहित, अंतरकोशिकीय पदार्थ सहित जो विशिष्ट कार्य, जो विशिष्ट कार्य, अब पूछेगा विशिष्ट कार्य का मतलब समान कार्य, समान कार्य करती है, इसे ऊतक कहते हैं। तो कहने का मतलब एनसीईआरटी माता, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी माता ने ये चैप्टर दे रखा है, नई में नहीं है, उसने क्लियर लिख रखा है कि जब भी ऊतक की कोशिकाओं के बारे में बात करके चले तो उनमें दो खास बात है कि वो समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। मतलब समान प्रकार की कोशिकाएं हैं, मतलब उन कोशिकाओं की संरचना क्या है, एक समान, और इस समूह की सारी कोशिकाएं विशिष्ट कार्य करती है। मतलब ये जो कार्य करती है वो भी क्या काम करती है, एक जैसा कार्य करती है। इसे ही क्या बोलते हैं, ऊतक। क्या बोलते हैं, ऊतक। अब ये ऊतक जो होता है ये बहुकोशिकीय प्राणियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, बहुकोशिकीय प्राणियों में पाया जाता है। तो अगर कोई कहे कि सर धरती के सारे जंतु तो बहुकोशिकीय होते हैं, तो क्या ये सभी जंतुओं में पाया जाता है, नहीं। संघ पोरीफेरा के सदस्यों में ऊतक अनुपस्थित। तो हमने यही बात बोली कि संघ पोरीफेरा में
पोरीफेरा में क्या देखा कि ऊतक जो है वो मेरे बच्चे क्या है, अनुपस्थित। संघ पोरीफेरा में ऊतक पूरी तरह से अनुपस्थित है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, बड़े ध्यान से देखना। सवाल एक बड़ा प्यारा सा है, सर आप बताइए कि अगर कोई कहे कि मानव के शरीर में ऊतक है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कितने प्रकार के बताएं। बच्चे अगर कोई मानव के शरीर में आपसे ऊतकों के प्रकार पूछे तो सीधी सीधी सी बात याद रखना कि मानव के शरीर में ऊतक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ऊतक है वो कितने प्रकार के हैं, टिश्यू के प्रकार 4। किसके आधार पर, संरचना तथा कार्य के आधार पर। तो हमने पूछा किसके आधार पर, हमने बोला संरचना तथा कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर सबसे पहला मेरे पास है उपकला ऊतक, जिसको अपन बोलते हैं बेटा इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा मेरे पास है बेटा संयोजी ऊतक, जिसको अपन बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा अपने पास है पेशीय ऊतक, जिसको अपन बोलते हैं मस्क्यूलर टिश्यू। और सबसे लास्ट वाला मेरे पास है मेरे बच्चे तंत्रिका ऊतक, जिसको अपन बोलते हैं नर्वस टिश्यू। तो हमने कहा कि ये ऊतक जो है ये अलग अलग प्रकार के, कितने अलग अलग प्रकार के, 4 अलग अलग प्रकार के ऊतक शरीर में पाए जाते हैं। अब कोई भी कहे सर ऊतक के आपने 4 अलग अलग प्रकार तो बता दिए। हमने कहा हाँ भाई रसगुल्ले, हमने ऊतक के 4 अलग अलग प्रकार आपसे बता दिए, लेकिन सर एक बात तो बताओ। हमने कहा भाई पूछ, क्या बताना है, आप बताओ इन 4 प्रकार के ऊतकों में अगर कोई कहे कि बताओ इन ऊतकों की उत्पत्ति किससे हुई, इन ऊतकों की उत्पत्ति बताओ। बेटा ध्यान रखना, उपकला ऊतक जो था वो शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग जनन स्तर से बनता है। कहीं पे एक्टोडर्म से बनता है, कहीं पे मीजोडर्म से बनता है, कहीं पे एंडोडर्म से बनता है। तो इसकी उत्पत्ति हमने बोला कैसी, आप कहोगे सर एक्टोडर्मल होती है, मैंने कहा हाँ। आप कहोगे सर मीजोडर्मल होती है, हम कहेंगे हाँ मीजोडर्म से भी बनता है। आप कहोगे सर एंडोडर्मल होती है, हमने कहा हाँ शरीर के कुछ भागों में एंडोडर्म से भी बनता है। मतलब ये तीनों के तीनों जनन स्तरों से बन सकता है। पूछेगा संयोजी ऊतक, भाई संयोजी ऊतक की उत्पत्ति जो होती है मेरे दोस्त वो होती है मीजोडर्मल। ये मीजोडर्म से ही बनता है। किससे बनता है, ये मीजोडर्मल होता है, ये मीजोडर्म से ही बनता है। पूछेगा पेशीय ऊतक, शरीर के अधिकांश भाग में वो मीजोडर्मल होता है, तो हमने बोला अधिकतर मीजोडर्मल। ये अधिकतर कैसा होता है, अधिकतर मीजोडर्मल होता है। तंत्रिका ऊतक के बारे में पूछे तो हमने कहा साहब ये जो होता है ये होता है एक्टोडर्मल। तो बच्चे हमने आपसे 4 प्रकार के ऊतकों के नाम दे दिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना बेटा। यहां पर जो मैं डिस्कस करके चलूंगा वो एक उपकला ऊतक के बारे में बात करके चलूंगा यहां पे, और एक संयोजी ऊतक के बारे में। याद करो गमन तथा संचरण ऊतक में पूरी की पूरी पेशियों के बारे में बात कर रखी है, तो पेशीय ऊतक के बारे में हम वहीं पे पढ़ेंगे। शरीर में तंत्रिकीय समन्वय, तंत्रिकीय नियंत्रण तथा समन्वय वाला जो चैप्टर है उसमें तंत्रिका ऊतक के बारे में पूरी बात कर रखी है। वहां मैं तंत्रिका तंत्र के बारे में जब पढ़ाऊंगा, तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ाऊंगा, वहां मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो कहने का मतलब अभी मैं आपके सामने बात करके जाऊंगा उपकला ऊतक एंड संयोजी ऊतक के बारे में। चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं हम आपके सामने उपकला ऊतक के बारे में। उपकला ऊतक के बारे में, यस, उपकला ऊतक के बारे में। बच्चे जब भी कोई बात करके चले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, दैट इज उपकला ऊतक के बारे में, तो ये एपी वर्ड जो था
इस एपी वर्ड का मतलब होता है ऊपर, एपी वर्ड का मतलब क्या होता है? ऊपर, और थीलिया का मतलब होता है वृद्धि करना। थीलिया का मतलब होता है वृद्धि करना। मतलब उपकला ऊतक एक ऐसा ऊतक है जो किसी दूसरे ऊतक पर वृद्धि करता है, जो किसी दूसरे ऊतक पर वृद्धि करता है। पूछेगा सर किस पे वृद्धि करता है? तो ध्यान रखना, उपकला ऊतक जो होता है वो संयोजी ऊतक पर वृद्धि करता है। तो मैंने बोला ऐसा ऊतक, ऐसा ऊतक जो संयोजी ऊतक पर, संयोजी ऊतक पर वृद्धि करता है, वृद्धि करता है, उपकला ऊतक कहलाता है। उपकला ऊतक कहलाता है, कहलाता है। बोला गुरुजी ठीक है। सर एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि उपकला ऊतक संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है। हमने कहा उपकला ऊतक जो है वो संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है। अब यहां पे आप बड़े ध्यान से देख लीजिए, आप मान लीजिए मेरे पास, ये मेरे पास कोई संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक को मैं शॉर्ट में लिखता हूं सीटी। सीटी का मतलब कनेक्टिव टिश्यू। क्या मतलब है? कनेक्टिव टिश्यू। हमने देखा इस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर उपकला ऊतक है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू और उपकला ऊतक के बीच में ये एक पतली सी झिल्ली दिखाई दी, दैट इज कबाब में हड्डी दिखाई दी। मतलब उपकला ऊतक संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है, लेकिन कभी भी सीधे संपर्क में नहीं होता। इन दोनों के बीच कबाब में हड्डी होती है, और ये कबाब में हड्डी, और इसके ऊपर ये रही उपकला ऊतक की कोशिकाएं, ये रही उपकला कोशिकाएं, ये रही उपकला कोशिकाएं, ये रही उपकला कोशिकाएं। ये लो, हमने बोला ये मेरे पास उपकला ऊतक है, ये मेरे पास उपकला ऊतक है। अब देखो उपकला ऊतक है वो संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि कर रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में ये कबाब में हड्डी है कि नहीं है? बोला हाँ है। इस कबाब में हड्डी को बोलते हैं आधारीय कला। क्या बोलते हैं इसको? इसको अपन बोलते हैं मेरे बच्चे आधारीय कला। इसको क्या बोलते हैं? आधारीय कला। पूछेगा सर एक बात बताओ, ये आधारीय कला यहां पे आई कहां से? ध्यान रखना, ये आधारीय कला एक पतली तथा अकोशिकीय परत है। कैसी परत है? पतली तथा अकोशिकीय परत। तो आधारीय कला के बारे में क्या कहा? यह है पतली तथा अकोशिकीय, पतली तथा अकोशिकीय परत। बोला गुरुजी ठीक है। अगली बात पूछेगा ये पतली और अकोशिकीय परत आई कहां से? हमने बोला इसका स्रावण जो है वो ये दोनों ऊतक मिलके करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू भी स्रावित करता है कुछ भाग, और कुछ भाग उपकला ऊतक भी। तो मैंने बोला इसका स्रावण, इसका स्रावण, स्रावण कनेक्टिव टिश्यू तथा उपकला ऊतक, तथा उपकला ऊतक दोनों करते हैं, दोनों करते हैं, दोनों करते हैं। इसका स्रावण कनेक्टिव टिश्यू तथा उपकला ऊतक दोनों करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू तथा उपकला ऊतक दोनों इसका स्रावण करते हैं। बोला सर ठीक है। अब एक बात मेरे को क्लियर सी बताइए कि सवाल था कि सर कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर उपकला ऊतक वृद्धि क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि उपकला ऊतक में रक्त का परिसंचरण नहीं पाया जाता, और जब इसमें रक्त का परिसंचरण नहीं पाया जाता तो पोषण किससे प्राप्त करता है? संयोजी ऊतक से। तो पोषण किससे प्राप्त करता है? संयोजी ऊतक से प्राप्त करता है। तो अब ध्यान रखना, जब पोषक पदार्थ कनेक्टिव टिश्यू में से उपकला ऊतक में जाएंगे तो वो कहां से होकर गुजरेंगे? आधारीय कला से। तो उसके लिए आधारीय कला का अत्यधिक पारगम्य होना जरूरी है कि नहीं है? बोला हाँ। तो ध्यान रखना, ये आधारीय कला जो होती है ये अपने पास होती है अत्यधिक, ये अपने पास होती अत्यधिक पारगम्य, ये मेरे पास होती अत्यधिक पारगम्य, ये मेरे पास है अत्यधिक पारगम्य। बोला सर ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखो,
ये बात तो फिक्स होगी कि उपकला ऊतक संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है और दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते, उनके बीच में कबाब में हड्डी आधारीय कला, और इस आधारीय कला को देखिए, आधारीय कला को देखिए, इसके ऊपर उपकला ऊतक की कोशिकाएं हैं। इन उपकला ऊतक की कोशिकाओं का निचला सिरा तो आधारीय कला के संपर्क में है, क्या ये ऊपर वाला सिरा किसी दूसरी कोशिका के संपर्क में है? आप कहोगे नहीं, तो इसको अपन बोलते हैं मुक्त सतह। क्या बोलते हैं? मुक्त सतह। इसको क्या बोलते हैं? मुक्त सतह। तो इसका मतलब क्या निकला कि उपकला ऊतक के पास मुक्त सतह होती है। क्या होती है? मुक्त सतह। कौन से ऊतक के पास? उपकला ऊतक के पास। कहानी सुनिएगा, मैं दूसरे डायग्राम में बनाता हूं, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया कि उपकला ऊतक के पास मुक्त सतह होती है जो बाहरी वातावरण या शरीर द्रव्य के संपर्क में होती है। शरीर द्रव्य के संपर्क में होती है। बोला गुरुजी ठीक है। सर एक बात और बता दो, क्या उपकला ऊतक जो था, ये उपकला ऊतक क्या काम करता है? बेटा उपकला ऊतक शरीर के अंगों का, कुछ अंगों का आवरण बनाता है, कुछ की अंदर वाली परत का निर्माण करता है। बोला सर अच्छा। बोला हाँ। अब बताओ इस उपकला ऊतक को कैसे देखें? अब देखो बड़े ध्यान से। हमने कहा उपकला ऊतक जो था वो संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करेगा। बोला हाँ। ये रहा कनेक्टिव टिश्यू, सी डॉट टी का मतलब कनेक्टिव टिश्यू, और इन कनेक्टिव टिश्यू और उपकला ऊतक के बीच ये रही कबाब में हड्डी, ये रही कबाब में हड्डी, और इस कबाब में हड्डी को हमने बोल दिया आधारीय कला। क्या बोल दिया मेरे बच्चे? इसी को हमने कह दिया आधारीय कला, इसी को हमने कह दिया आधारीय कला। अब देखो इस आधारीय कला के ऊपर उपकला ऊतक की कोशिकाएं हैं, उपकला कोशिकाएं हैं। ये लीजिए, हमने मान लिया ये आधारीय कला के ऊपर जो दिखाई दे रही है ये एग्जैक्टली में उपकला कोशिकाएं हैं। ये आधारीय कला के ऊपर जो दिखाई दे रही है ये उपकला कोशिकाएं हैं। हमने बोला ये मेरे पास है उपकला कोशिकाएं। अब बड़े ध्यान से देखना भाई साहब, ये उपकला कोशिकाएं हैं, और याद करो इन उपकला कोशिकाओं के बीच में यह अवकाश दिखाई दे रहा है आपको। उपकला कोशिकाओं के बीच में ये अवकाश दिखाई दे रहा है आपको। बोला हाँ। ये अवकाश जो दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली में इस अवकाश को ही हम बोल के चलते हैं अंतर कोशिकीय अवकाश। अंतर कोशिकीय अवकाश ये मेरे पास है अंतर कोशिकीय अवकाश। अब याद रखना उपकला ऊतक की कोशिकाओं के बीच ये अवकाश जो दिखाई दे रहा है ये अंतरकोशिकीय अवकाश है, लेकिन यहां पर अंतरकोशिकीय अवकाश जो होता है वो होता है बेटा बहुत कम। उपकला ऊतक की कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय अवकाश है, वो कैसा होता है मेरे दोस्त? ये अंतरकोशिकीय अवकाश जो होता है मेरे भाई ये होता है बहुत बहुत कम, ये होता है बहुत बहुत कम। चलो भाई साहब सवाल पूछेगा सर इस अंतरकोशिकीय अवकाश के अंदर भरा क्या होता है? बेटा इस अंतरकोशिकीय अवकाश के अंदर हमने ये द्रव पदार्थ भर दिया, ये लीजिए, हमने ये द्रव्य पदार्थ भर दिया, ये लीजिए। ये जो द्रव्य पदार्थ हमने इस अंतरकोशिकीय अवकाश में भरा इसी को बोलते हैं अंतराली द्रव्य। इसी को बोलते हैं अंतराली द्रव्य, इसी को बोलते हैं अंतराली द्रव्य। अब यहां पे हमने एक चीज नोट करी, आप बताओ अगर इन कोशिकाओं के बीच ये अवकाश बहुत कम है तो बताओ ये कोशिका एक दूसरे के पास पास होगी कि दूर दूर? आप कहोगे सर बीच में दूरियां कम है, फासले कम है, तो ये नजदीकियां बढ़ेगी, कोशिकाएं एक दूसरे के नजदीक नजदीक होगी, और जब नजदीकियां होती है तो हम कहते हैं बॉन्डिंग मजबूत है। तो हमने बोला अंतर कोशिकीय अवकाश बहुत कम है, इसलिए इसका परिणाम क्या निकला? उपकला कोशिकाएं, उपकला कोशिकाएं कोशिकाएं दृढ़ता से
से बंधी होती है, उपकला कोशिकाएं जो है वो कैसे है, दृढ़ता से बंधी है। और क्या खास बात थी भैया, जब अवकाश कम है तो उस अवकाश में मिलने वाला अंतराली द्रव भी क्या होगा, कम। तो मैंने बोला अंतराली द्रव्य या मैट्रिक्स की मात्रा वो भी क्या होगी बेटा, वो भी क्या होगी, मैंने कहा बहुत कम। जब अवकाश बहुत कम तो इसकी मात्रा भी क्या होगी, बहुत कम, इसकी मात्रा भी क्या होगी, बहुत कम। बोला सर ठीक है। अब भाई शरीर में उपकला ऊतक को आप देखोगे तो उस उपकला ऊतक में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। उपकला ऊतक जो था उसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। बोला अच्छा, हमने कहा हाँ जी। पूछेगा कैसी कैसी, अरे कोई चपटी कोशिका होगी, कोई घनाकार कोशिका होगी और कोई स्तंभाकार कोशिका होगी। तो हमने एक चीज नोट करी। क्या नोट किया कि शरीर के कुछ हिस्से में, हर जगह तो नहीं, कुछ हिस्से में घनाकार या स्तंभाकार कोशिकाओं पर या तो सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं या फिर सीलिया पाए जाते हैं। तो मैंने बोला शरीर में घनाकार या स्तंभाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पक्षमाभ, दैट इज सीलिया, या सूक्ष्मांकुर दैट इज माइक्रोविलाई उपस्थित हो सकते हैं। सूक्ष्मांकुर उपस्थित हो सकते हैं। अब बड़े ध्यान से देखना, हमने बोला या तो मिलेंगे पक्षमाभ दैट इज सीलिया या मिलेंगे माइक्रोविलाई, इन दोनों में से कोई से भी उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन कोशिका कैसी होनी चाहिए, या तो घनाकार होनी चाहिए या फिर स्तंभाकार। पूछेगा सर आप एक बात बताओ, पक्षमाभ जो होंगे, ये सीलिया जो होंगे, अगर ये उपस्थित होंगे तो क्या काम करेंगे। बेटा सीलिया से पूछे कि भैया ये सीलिया उपस्थित होंगे तो ये क्या कार्य करेंगे, तो ध्यान रखना सीलिया तो म्यूकस तथा कणों को विशिष्ट दिशा में संचरित करने में सहायता करेंगे। तो हमने बोला ये श्लेष्मा या कणों को विशिष्ट दिशा में संचरण करने में सहायक। संचरण करने में सहायक। पूछेगा सर ये सूक्ष्मांकुर क्या काम करेंगे। भाई बड़े ध्यान से देखना, ये सूक्ष्मांकुर जो है, ये सूक्ष्मांकुर क्या काम करेंगे। बेटा सूक्ष्मांकुर जहां पे पाए जाएंगे वो सतही क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे। जितना बड़ा सतही क्षेत्रफल होगा पदार्थों का अवशोषण उतना ही क्या होगा, ज्यादा। तो सूक्ष्मांकुर क्या काम करते हैं, हमने बोला सतही क्षेत्रफल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अतः पदार्थों का अवशोषण वो क्या होगा, ज्यादा। ये मेरे पास इन दोनों का काम है। मतलब मेरे दोस्त कि हमने उपकला ऊतक के लक्षण मोटे मोटे कर लिए। अब बात थी सर उपकला ऊतक के लक्षण तो मोटे मोटे हो गए, आप हमसे बताओ कि ये उपकला ऊतक कितने प्रकार का होता है। चलो भाई उपकला ऊतक के प्रकार के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार का है।
बेटा इस एपिथेलियल टिश्यू को हमने दो प्रकार में डिवाइड किया। एक मेरे पास है सरल उपकला, और दूसरा मेरे पास है बच्चे, वो मेरे पास है संयुक्त उपकला। दूसरा मेरे पास है संयुक्त उपकला। जब भी पूछे कि सर इस सरल उपकला और संयुक्त उपकला, सरल उपकला मतलब सिंपल एपिथेलियम, संयुक्त उपकला मतलब कंपाउंड एपिथेलियम, सर इन दोनों में क्या कोई अंतर है? हमने कहा बिल्कुल मेरे दोस्त, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? सरल उपकला कोशिकाओं की केवल एक परत का बना होता है, तो हमने बोला कोशिकाओं की केवल एक परत से बना होता है। कोशिकाओं की केवल एक परत से बना होता है, जबकि संयुक्त उपकला के बारे में पूछोगे तो वो कोशिकाओं की एक से अधिक परतों से बना है। हमने बोला कोशिकाओं की एक से अधिक परतों से बना होता है। कौन सा उपकला मेरे बच्चे? संयुक्त उपकला। कौन सा उपकला? संयुक्त उपकला। अब पूछेगा गुरुजी, अगर कोई हमसे कहे कि भाई साहब आप हमसे ये बताओ कि ये हम बात कर रहे हैं सरल उपकला के बारे में, और अगर कोई कहे कि आप हमसे सरल उपकला के प्रकार बताओ। बेटा सरल उपकला को कोशिका की संरचना के आधार पर, कोशिका की संरचना के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो हमने बोला सरल उपकला किसके आधार पर? कोशिकाओं की संरचना के आधार पर। बेटा कोशिकाओं की संरचना के आधार पर ये कितने प्रकार का है? ये अपने पास 3 प्रकार का है। एक एक करके नाम लिखते हैं। हमने बोला सरल शल्काकार उपकला, दूसरा मेरे पास है सरल घनाकार उपकला, तीसरा मेरे पास है सरल स्तंभाकार उपकला, और चौथा मेरे पास बात करके चले वो है पक्षमाभीय उपकला। अगला मैं लिखना चाहूं तो मेरे पास है ग्रंथिल उपकला। बोलो गुरुजी यार आप मजे ले गए। हमने कहा कैसे रसगुल्ले, मजे कैसे ले गए? बोले यार गुरुजी कमाल कर दिया, अभी तो आपने बोला कि कोशिका की संरचना के आधार पर उपकला ऊतक के 3 प्रकार है, मतलब कि उपकला ऊतक में 3 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती। मैंने कहा हाँ रे मेरे बच्चे, बिल्कुल यही बात है, सही बात है। जैसे सरल शल्काकार उपकला में मिलती है चपटी कोशिकाएं, इसमें है चपटी सेल्स। सरल घनाकार उपकला में है घन के आकार की सेल्स। सरल स्तंभाकार उपकला में है स्तंभाकार सेल्स, दैट इज लंबी तथा पतली सेल्स, जिसको अपन बोलते हैं स्तंभाकार सेल्स। फिर पूछेगा गुरुजी 3 अलग अलग प्रकार की थी, पक्षमाभीय उपकला क्या है? अरे मेरे दोस्त एग्जैक्टली में पक्षमाभीय उपकला जो है ये घनाकार या स्तंभाकार उपकला का रूपांतरण है। तो हमने बोला ये क्या है? हमने बोला ये मेरे पास है रूपांतरित। ये जो दोनों के दोनों बच गए नीचे,
ये जो दोनों के दोनों नीचे बच गए, ये मेरे पास है रूपांतरित घनाकार या स्तंभाकार उपकला। मतलब यह है कि इनमें भी इसकी तरह या तो घनाकार सेल होगी या स्तंभाकार। तो कोशिकाओं के आधार पर तो कितने प्रकार की, 3 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलेगी। ये तो इन्हीं का रूपांतरण है, ये कोई नई चीज नहीं है। बोला सर ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम कहानी शुरू करते हैं सरल उपकला के बारे में। और सरल उपकला में हम सबसे पहले बात करके चलते हैं आपसे, वो बात करके चलते हैं अपने पास सरल शल्काकार उपकला के बारे में। सरल शल्काकार उपकला के बारे में चले, बड़े ध्यान से देखना बेटा। हमने बोला कि ये मेरे पास सरल उपकला है, तो यहां पे कोशिकाओं की कितनी परत मिलेगी, एक। और इसकी कोशिकाएं कैसी है, चपटी कोशिका। तो हमने बोला चपटी कोशिकाओं की, चपटी कोशिकाओं की एक परत से बनी होती है। तो जब भी बोले बताओ सरल शल्काकार उपकला की क्या कहानी है, आप कहोगे ये एक ऐसी उपकला है जो चपटी कोशिकाओं की केवल और केवल एक परत से बनी होती है। कैसे बनी है, बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला भाई साहब ये लो, ये मेरे पास संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। याद करो एपिथेलियम टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू के बीच में ये रही कबाब में हड्डी। और ये जो कबाब में हड्डी है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आधारीय कला। इसी को बोलते हैं आधारीय कला। बोला सर ठीक है। अब इसके ऊपर पाई जाती है, वो पाई जाती है चपटी कोशिकाएं। ये लीजिए। तो हमने बोला कि ये चपटी कोशिकाओं से बनी, ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास कौन सी है, हमने बोला ये मेरे पास है सरल शल्काकार उपकला। पूछेगा गुरुजी इस सरल शल्काकार उपकला के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसकी क्या खास बात है। हमने बोला पहली खास बात तो चपटी कोशिकाओं की एक परत से बनी है। और वो चपटी कोशिकाओं की जो परत है वो बहुत पतली परत है। कैसी परत है, पतली परत। तो मैंने बोला ये चपटी कोशिकाओं की पतली परत है। ध्यान रखना कैसी परत है बेटा, पतली परत है। कैसी है, पतली परत। चपटी कोशिकाओं की एक परत दिखाई दे रही है, वो भी कैसी है, मोटाई क्या है, कम, बहुत पतली परत है। अब देखो इसकी ये सतह, ये मुक्त सतह है कि नहीं है, बोला हाँ ये मुक्त सतह ऊंची नीची ऊंची नीची ऊंची नीची ऊंची नीची है कि नहीं है। जब सतह ऊंची नीची रहेगी तो ऐसी सतह को बोलते हैं अनियमित मुक्त सतह। तो जब भी बोले कि बताओ कौन से ऊतक में अनियमित मुक्त सतह पाई जाती है, तो हमने बोला ये मेरे पास है अनियमित मुक्त सतह, अनियमित मुक्त सतह। तो जब भी पूछे बताओ सरल शल्काकार उपकला कौन सा है, आप कहोगे ऐसा उपकला जो चपटी कोशिकाओं की केवल एक परत से बना होता है और वो परत होती बहुत पतली तथा उसमें अनियमित मुक्त सतह पाई जाती है, उसे बोलते हैं सरल शल्काकार उपकला। पूछेगा सर क्या आप इस उपकला का कार्य बता सकते हो, हमने कहा यस। एनसीईआरटी माता ने इसका 2 काम दिया था। एक कार्य दिया था, वो दिया था फिल्ट्रेशन, जिसको अपन बोलते हैं निस्यंदन, तथा दूसरा जो काम उन्होंने दिया था, वो दूसरा काम दिया था डिफ्यूजन। दूसरा काम उन्होंने दिया था, वो दिया था डिफ्यूजन, जिसको बोलते हैं विसरण, जिसको बोलते हैं विसरण। पूछेगा सर
आप बताओ ये सरल शल्काकार उपकला पाया कहां जाता है? तो जब भी पूछे कि आप हमें उदाहरण बताओ कि ये सरल शल्काकार उपकला कहां पाया जाता है, तो आप सीधी जवाब दोगे कि सरल शल्काकार उपकला कहां पाया जाता है? आप कहोगे रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी की भित्ति की आंतरिक परत में फेफड़े की कूपिकाओं जिसको बोलते हैं वायुकोश में। एनसीईआरटी माता ने ये दो बड़े प्यारे, दो बड़े खूबसूरत से एग्जाम्पल दिए हैं, बस इतने से एग्जाम्पल को याद कर लेना। ठीक है जी, चलो सरल शल्काकार उपकला के बाद अगला मेरे पास आता है दूसरे नंबर पे सरल घनाकार उपकला। सीधी बात है सर, ये बात तो क्लियर हो गई कि इस उपकला में घनाकार कोशिकाओं की कितनी परत है? एक परत। घनाकार कोशिकाओं की कितनी परत है? एक परत। तो हमने बोला ये घनाकार सेल्स की एक परत से बना होता है। ये घनाकार सेल्स की एक परत से बना होता है। बोलो गुरुजी आप बताओगे ये कैसा दिखाई देता है? हमने कहा बिल्कुल बता देंगे। अब मान लो मेरे दोस्त कि ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास कोई कनेक्टिव टिश्यू है। बोला हाँ, कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियम टिश्यू के बीच में पाई जाती है आधारीय कला। हमने कहा भाई साहब ये लो, ये हरे रंग वाली मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है आधारीय कला। इस आधारीय कला के ऊपर पाई जाती है कोशिकाएं। कैसी कोशिकाएं? हमने बोला घनाकार कोशिकाएं। कैसी कोशिकाएं? हमने कहा घनाकार कोशिकाएं। ये लो, और ये उन कोशिकाओं का केंद्रक। मैंने बोला ये कौन सी है? हमारे पास यही है सरल घनाकार उपकला। यही मेरे पास है भैया सरल घनाकार उपकला। चले भैया, तो अब बड़े ध्यान से देखना, इस सरल घनाकार उपकला को आप देखिएगा, इसकी ये जो सतह है ये मेरे पास है नियमित मुक्त सतह है। ये जो मुक्त सतह दिखाई दे रही है मेरे बच्चे, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास इसकी नियमित मुक्त सतह है। ये जो मेरे पास दिखाई दे रही है इसकी, ये मेरे पास है नियमित मुक्त सतह। नियमित मुक्त सतह। बोला सर ठीक है, लेकिन गुरुजी एक बात बताओ। पूछेगा हाँ बताओ क्या बताना है? बोला सर ये नियमित मुक्त सतह क्यों बोली? क्योंकि भाई ये एकदम सपाट, एकदम समतल दिखाई दे रही है। एकदम सपाट, एकदम समतल दिखाई दे रही है, इसलिए हमने इसको बोला नियमित मुक्त सतह। पूछेगा सर आप बताओ इस सरल घनाकार उपकला का कार्य। हमने बोला जब भी इसका कार्य पूछोगे तो एनसीईआरटी माता ने इसके दो कार्य बताए। पहला इसका स्रावण का काम है और दूसरा अवशोषण का। तो हमने बोला इसका काम है स्रावण तथा अवशोषण, ये दो काम है। बोला गुरुजी क्या आपके पास इसके एग्जाम्पल है? हमने कहा हां, ग्रंथियों की वाहिनिकाओं में यही पाई जाती है। यस, हमने बोला ग्रंथियों की वाहिनिकाओं में, ग्रंथियों की वाहिनिकाओं में, पहली बात। और दूसरा वृक्क की नलिकाकार भाग।
यस, वृक्क का नलिकाकार भाग, या मैं कह दूं नेफ्रॉन की नलिकाओं में, नेफ्रॉन की नलिकाओं में, हमने बोला नेफ्रॉन की नलिकाओं में, नेफ्रॉन की नलिकाओं में। पूछेगा सर एक बात बताओ, बोला हाँ सर, आप ये कह रहे हो कि ये नेफ्रॉन की नलिकाओं में पाई जाती है। हमने कहा यस, जैसे नाम ले तो भैया नेफ्रॉन में आपने पढ़ा होगा पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका, आपने पढ़ा होगा डीसीटी, नाम सुना होगा, दोनों में ही पाई जाती है। और आपको बता दूं कि पीसीटी में तो इसकी मुक्त सतह पर सूक्ष्मांकुर भी पाए जाते हैं। तो जब भी बोले कि बताओ सूक्ष्मांकुर कहां पाए जाते हैं, हमने बोला इस पीटीसीटी में, नेफ्रॉन की समीपस्थ कुंडलित नलिका में सूक्ष्मांकुर उपस्थित। तो जब भी बोले बताओ पीसीटी में क्या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, आप कहोगे हां, तभी तो पीसीटी में सबसे ज्यादा अवशोषण, पुनः अवशोषण होता है। कहां पर? पीसीटी में। यस। नेक्स्ट, तीसरे नंबर पे अपने पास आती है बेटा, वो अपने पास आती है सरल स्तंभाकार उपकला। सरल स्तंभाकार उपकला। अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा बच्चे, जब भी हमसे कोई पूछेगा इस सरल स्तंभाकार उपकला के बारे में, तो हमारा सबसे पहला वर्ड क्या निकलेगा? सबसे पहली बात यही निकलेगी कि ये एक ऐसी उपकला है, ये एक ऐसी उपकला है जो पतली, लंबी तथा पतली कोशिकाओं की परत से बनी होती है। मैंने बोला ये लंबी तथा पतली कोशिकाओं की एक परत से बनी होती है। एक परत से, ये लंबी तथा पतली कोशिकाओं की एक परत से बनी होती है। कौन सी? सरल स्तंभाकार उपकला। जब भी बात करके चले सर कैसी दिखाई देगी, बड़े ध्यान से देखना। हमने कहा भाई साहब ये मेरे पास कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये मेरे पास जो था, ये जो मेरे पास था, इसको अपन बोलते हैं आधारीय कला। इसको अपन बोलते हैं आधारीय कला। इस आधारीय कला के ऊपर पाई जाती है लंबी तथा पतली कोशिकाएं। ये लो भाई साहब, देखो इन कोशिकाओं की लंबाई तो बहुत सारी दिखाई दे रही है, चौड़ाई कम है। हमने बोल दिया ये मेरे पास है लंबी तथा पतली कोशिकाएं। और इन लंबी तथा पतली कोशिकाओं में देखिए, इनके बिल्कुल आधारी भाग में यहां पर दीर्घित केंद्रक है। ये केंद्रक बिल्कुल देखो आधारीय कला के समीप स्थित है। तो ध्यान रखना, ये मेरे पास जो है ये लंबी तथा पतली, दैट इज स्तंभाकार कोशिका। ये मेरे पास है स्तंभाकार कोशिकाएं। स्तंभाकार कोशिकाएं। और ये जो अपने को दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास है आधारीय केंद्रक। ये दिखाई दे रहा है आधारीय केंद्रक। यहां पे देखना इसकी मुक्त सतह कैसी है। हमने बोला ये मेरे पास है नियमित मुक्त सतह। पूछेगा सर इस सरल स्तंभाकार उपकला का कार्य, हमने कहा बिल्कुल, इसका कार्य बिल्कुल घनाकार के सिमिलर है। क्या कार्य है? ये भी दो काम करती है, स्रावण तथा अवशोषण।
स्रावण तथा अवशोषण का कार्य करती है और उसका केंद्रक कहां पे होता है? आधारी भाग में स्थित होता है, आधारी भाग में स्थित होता है। बोलो गुरुजी ठीक है। सर एक बात बताओ, क्या अगर हमसे कोई कहे कि सरल स्तंभाकार उपकला पाई कहां पे जाती है, क्या आप इसका उदाहरण बता सकते हो? हमने कहा हाँ। अगर इसका उदाहरण ले तो बड़े फेमस उदाहरण है हमारे आहार नाल के आमाशय में, आमाशय में, बड़ी आंत्र में, छोटी आंत्र में, छोटी आंत्र में। लेकिन एक खास बात और बता दूं मेरे दोस्त, क्या कि ये यहां पर छोटी आंत्र में भी पाई जाती है। कहां पर पाई गई बेटे? ये मेरे पास बच्चे छोटी आंत्र में भी पाई गई, लेकिन छोटी आंत्र पर इन स्तंभाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। तो हमने बोला यहां पर क्या होते हैं? हमने बोला यहां पर सूक्ष्म अंकुर, दैट इज माइक्रोविलाई उपस्थित। तो यहां पे दो बात निकल के आई भाई, नेफ्रॉन की पीसीटी में भी सूक्ष्मांकुर थे, लेकिन वो कौन सी कोशिकाओं पे थे? घनाकार कोशिकाओं पे। छोटी आंत्र में भी सूक्ष्मांकुर है, लेकिन वो कौन सी कोशिकाओं पे? स्तंभाकार कोशिकाओं पे। याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यस, चले, सरल स्तंभाकार की कहानी खत्म। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, अगली के बारे में बात करते हैं। और वो अगली मेरे पास आती है चौथे नंबर पे, जिससे हमने बोला था पक्षमाभीय। उपकला। बेटा इस पक्षमाभीय उपकला को ही बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। सवाल था सर ये क्या कहानी है, इस पक्षमाभीय उपकला की, इस सीलिएटेड एपिथेलियम की क्या कहानी है? हमने कहा बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये जो पक्षमाभीय उपकला है जिसको बोल रखा है सीलिएटेड एपिथेलियम, पूछेगा इसकी क्या कहानी है तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। याद करो मैंने कहा था कि शरीर में अगर कहीं पर भी सीलिया उपस्थित होंगे तो वो किस पे? या तो घनाकार कोशिका पे होंगे या स्तंभाकार कोशिका पे होंगे। तो मैंने बोला जब घनाकार या स्तंभाकार कोशिका की मुक्त सतह पर सीलिया पाए जाए तो उसे क्या बोलते हैं? सीलिएटेड एपिथेलियम। तो हमने बोला जब घनाकार या स्तंभाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर सीलिया पाया जाता है तो उसे सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। तो उसे कौन सा एपिथेलियम बोलते हैं मेरे बच्चे? आप कहोगे सर सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। बोले सर ठीक है, लेकिन गुरुजी एक बात आप हमें बता दो। हमने कहा हाँ भैया पूछो। आपने कहा सीलिया जो था वो घनाकार या स्तंभाकार उपकलाओं पे मिलता है। हमने कहा हाँ। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि उपकला कैसी थी उसके आधार पर ये सीलिएटेड एपिथेलियम कितने टाइप का? 2 प्रकार का। तो हमने बोला जब भी पूछे तो हम कह देंगे कि ए पक्षमाभीय उपकला जो था, ये पक्षमाभीय उपकला जो था, ये कितने प्रकार का हो सकता है? हमने कहा मेरे बच्चे ये 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो वो जो घनाकार सेल पे सीलिया उपस्थित है तो उसे क्या बोलते हैं? सीलिएटेड घनाकार उपकला, पक्षमाभीय घनाकार उपकला। घनाकार उपकला। और दूसरा वो जिसमें स्तंभाकार कोशिकाओं पे पाया जाए उसे बोलते हैं
पक्षमाभीय स्तंभाकार उपकला। अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, अपने पास ये दो प्रकार का हो गया, एक पक्षमाभीय घनाकार और दूसरा पक्षमाभीय स्तंभाकार। घनाकार वो जब घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पे सीलिया पाया जाए, स्तंभाकार वो जब स्तंभाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पे सीलिया पाया जाए। लेकिन खास बात क्या है, हमारी एनसीईआरटी माता ने इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रखी, कोई भी बात नहीं कर रखी। एनसीईआरटी माता ने इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रखी। एनसीईआरटी जो पुराने वाली एनसीईआरटी जो थी, एनसीईआरटी जो है मेरे पास कौन सी वाली, ओल्ड वाली, उसने केवल इसके बारे में बात कर रखी है कि स्तंभाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पे क्या पाया जाए, सीलिया। कैसा दिखाई देगा, बड़े ध्यान से देखना। पुराने वाली एनसीईआरटी ने बिल्कुल ऐसा जमा जमा के डायग्राम दे रखा है। ये भाई साहब मेरे पास कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियम टिश्यू के बीच में ये रही आधारीय कला, और इस आधारीय कला के ऊपर पाई जाती है स्तंभाकार कोशिकाएं, स्तंभाकार कोशिकाएं, स्तंभाकार कोशिकाएं। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। हमने बोला इन स्तंभाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर क्या पाए जाते हैं, सीलिया। ये लो, तो हमने यही तो कहा, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है लंबी कोशिका। ये मेरे पास लंबी कोशिका है, और इस लंबी कोशिका की मुक्त सतह पर ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये अपने को क्या दिखाई दे रहे, ये अपने को दिखाई दे रहे सीलिया। ये लंबी कोशिका है, और लंबी कोशिका की मुक्त सतह पर क्या दिखाई दे रहे हैं, सीलिया। एनसीईआरटी ने इसके दो उदाहरण ले रखे हैं। एक तो श्वसनिकाएं, जिसको अपन बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, एंड दूसरा उदाहरण ले रखा है अंडवाहिनी, जिसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। भाई साहब ये दोनों के दोनों उदाहरण किसके हैं, एनसीईआरटी माता ने पक्षमाभीय स्तंभाकार उपकला के उदाहरण लिए हैं। यस, यस। जब भी पूछते हैं सीलिया क्या काम करता है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि सीलिया म्यूकस और कणों का विशिष्ट दिशा में संचरण करने का काम करता है। यही काम सीलिया का है। अगली बात पूछेगा, सर इसके बाद मैंने बोला 5वें नंबर पे हमने लिखा था, वो लिखा था ग्रंथिल उपकला। 5वें नंबर पर बेटा हमने लिखा था ग्रंथिल उपकला, जिसको बोलते ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जिसको हम बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्रंथिल उपकला जिसको हम बोल रहे हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से, सलीके से देखिएगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम एग्जैक्टली में है क्या, क्या चीज है, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। बच्चे जब भी ग्रंथिल उपकला के बारे में, ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में बात करके चले तो याद करो स्रावण करने की क्षमता किसमें थी। हमने देखा था घनाकार उपकला का काम भी स्रावण करना था, और स्तंभाकार उपकला का काम भी स्रावण करना था। तो मैं ये कह दूं कि जब घनाकार तथा स्तंभाकार कोशिकाएं रूपांतरित होकर पदार्थों का स्रावण करना शुरू कर देती है, तो उसे हम बोलते हैं ग्रंथिल उपकला। क्या बोलते हैं, ग्रंथिल उपकला। तो हमने बोला जब घनाकार या स्तंभाकार कोशिकाएं रूपांतरित होकर
पदार्थों का स्रावण करना, स्रावण करने लगती है तो इसे ग्रंथिल उपकला कहते हैं। उपकला कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ग्रंथिल उपकला। अब पूछेगा भैया ग्रंथिल उपकला की क्या कहानी थी? हमने बोला जब ग्रंथि का काम करे, क्योंकि ग्रंथि का काम तो क्या है? पदार्थों का श्रावण करना। तो जब भी बोले कि ग्रंथिल उपकला का सीधा मतलब है ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब ग्लैंड, इसका सीधा मतलब हुआ ग्रंथि, और ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड। तो ग्लैंड क्या होती है? हमने बोला ग्लैंड तो एक अकेली कोशिका भी हो सकती है, कोशिकाओं का समूह भी हो सकती है, शर्त यह है कि वो कोई रासायनिक पदार्थ स्रावित करे। तो मैंने बोला एक कोशिका, कोशिका या कोशिकाओं का समूह या कोशिकाओं का समूह जो कुछ रासायनिक पदार्थों का, रासायनिक पदार्थों का श्रावण करती है। उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही मेरे बच्चे ग्रंथि कहते हैं। अब पूछेगा ये ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? हमने बोला अगर कोई कहे ग्रंथि के प्रकार, तो सबसे पहले हमने बोला कि अगर कोई कहे कि भैया ग्रंथि के प्रकार बताओ, प्रकार, हमने बोला ग्रंथि के प्रकार बताओ, हमने बोला भैया किस आधार पर? बोला कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। बोला ग्रंथि का प्रकार बताओ, बोला किसके आधार पर? बोला कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ग्रंथि दो प्रकार की है, एक कोशिकीय ग्रंथि, एक कोशिकीय ग्रंथि, एंड दूसरी मेरे पास है बेटा बहुकोशिकीय ग्रंथि। दूसरी मेरे पास है बच्चे बहुकोशिकीय ग्रंथि। जब भी बोले एक कोशिकीय ग्रंथि, हमने बोला नाम से ही पता चल रहा है एक कोशिका से बनी होती है। और इसका अगर कोई एग्जाम्पल पूछे तो मैं कह दूं म्यूकस ग्रंथि, या जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं गोबलेट। पूछेगा बहुकोशी की ग्रंथि, अरे शरीर की अधिकांश ग्रंथि। तो जब भी एग्जाम्पल पूछे तो हमने बोला शरीर की अधिकांश ग्रंथि। शरीर की अधिकांश ग्रंथि। बोला सर ठीक है। गुरुजी एक बात और बताओ। हमने कहा पूछ रहे मेरे झंडू। बोला सर अगर कोई ग्रंथि के प्रकार पूछे, वो पूछे स्रावी नलिका के आधार पर, तो पूछेगा ग्रंथि के प्रकार। ग्रंथि के प्रकार किसके आधार पर? हमने बोला स्रावी नलिका के आधार पर। ये लीजिए, बोला स्रावी नलिका के आधार पर ग्रंथि कितने प्रकार की? बोला भाई साहब दो प्रकार की, बाह्य स्रावी, ग्रंथि
और दूसरी मेरे पास है अंत है स्रावी ग्रंथि। पूछेगा सर बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतः स्रावी ग्रंथि की क्या खास बात है? भैया बाह्य स्रावी ग्रंथि वो थी जिनमें स्रावी नलिका उपस्थित, नलिका उपस्थित, जबकि अंतः स्रावी वो थी जिसमें स्रावी नलिका अनुपस्थित। अरे इनमें स्रावी नलिका नहीं पाई जाती, इसीलिए बच्चे इसको बोलते हैं नलिका विहीन ग्रंथि। इसीलिए इसको बोलते हैं मेरे बच्चे नलिका विहीन ग्रंथि, नलिका विहीन ग्रंथि। अब पूछे गुरुजी बाह्य स्रावी ग्रंथियों के कोई उदाहरण बताओगे? हमने कहा भैया हाँ, देख लो भैया, लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, तेल ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां, आदि। पूछेगा अंतःस्रावी ग्रंथि, अरे हाँ पूरा चैप्टर ही तुमने पढ़ लिया रे झंडू, कौन कौन सी याद करो। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, आदि। ये जो नाम आपने पढ़े बेटा, ये सारे के सारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के थे। बेटा याद करो अपने पास कुछ मिश्रित ग्रंथियां भी है। यस, अगर कोई कहे कि आप बताओ मिश्रित ग्रंथियों के बारे में, मिश्रित ग्रंथियां, तो जब भी मिश्रित ग्रंथियों के बारे में पूछे तो सीधा याद रखना टॉप, कि हमें क्या करना है, टॉप करना है। टी फॉर टेस्टिस, टेस्टिस बोलते हैं बेटा विर्षण को। ओ फॉर ओवेरी, ओवरी बोलते हैं अंडाशय को। और पी फॉर पैनक्रियाज, पैनक्रियाज और पैनक्रियाज बोलते हैं, वो बोलते हैं अग्नाशय को। टेस्टिस, वृषण, ओवरी, अंडाशय और पैनक्रियाज, अग्नाशय, टोप, ये मिश्रित ग्रंथियां हैं। इनका कुछ भाग तो बहिस्रावी होता है और कुछ भाग अंतःस्रावी होता है। यहां पे जाके सरल उपकला की कहानी हुई भाई कंप्लीट। बोला सर ठीक है। सर आप हमें बताइए संयुक्त उपकला क्या काम करती है, कैसी होती है? चलो भाई हम आपसे यही बात करते हैं कि ये जो संयुक्त उपकला है, इस संयुक्त उपकला की क्या कहानी है। बच्चे मैं पहले ही आपसे बता चुका हूं कि संयुक्त उपकला जो है वो कोशिकाओं की एक से अधिक परतों की बनी होती है। कैसे? बड़े ध्यान से देखना। अब मानना ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास कनेक्टिव टिश्यू है। यहां पे ये जो दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास क्या होगी भाई साहब, ये मेरे पास होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती कोशिकाओं की परत। हमने कहा भाई एक कोशिकाओं की परत तो ये रही, एक कोशिकाओं की परत ये रही, एक कोशिकाओं की परत ये रही, हमने बोला ये कोशिकाओं की परत है। आप देखिए यहां पे ये जो परतें दिखाई दे रही है, ये बहुपरतीय कोशिकाएं हैं। ये मेरे पास क्या है बेटा, ये मेरे पास है बहुपरतीय कोशिकाएं।
ये मेरे पास है बहुपरतीय कोशिकाएं, ये मेरे पास है बहुपरतीय कोशिकाएं। इन बहुपरतीय कोशिकाओं में भी सबसे बाहर वाली परत को देखिए, इस हरे वाली परत के पास ये जो दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही बेटा मेरे पास मुक्त सतह है कि नहीं है? तो ये बात तो फिक्स हो गई कि कंपाउंड एपिथेलियम कोशिकाओं की एक से अधिक परतों से बनी होती है। तो पहली बात, सेल्स की एक से अधिक परतों से बनी होती है, परतों से बनी होती है, बनी होती है, पहली बात। दूसरी बात हमने बोला, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो संयुक्त उपकला है, इस संयुक्त उपकला जो है इसकी स्रावण में और अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। तो मैंने बोला कि इसकी स्रावण तथा अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। इसकी स्रावण में और अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। बोला तो सर एक बात बताओ, तो फिर इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है, वो कार्य है रासायनिक तथा यांत्रिक प्रतिबलों से सुरक्षा प्रदान करना। तो ये क्या काम करती है? हमने बोला रासायनिक तथा यांत्रिक प्रतिबलों से सुरक्षा प्रदान करती है। पूछेगा सर क्या आपके पास इसका कोई उदाहरण है? क्या आपके पास इसका कोई उदाहरण है? क्या कोई उदाहरण बता सकते हो? हमने कहा बिल्कुल मेरे दोस्त, हम बिल्कुल इसका उदाहरण आपको बता सकते हैं। यस। बोला सर तो बताओ, बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला सबसे पहला उदाहरण है वो है त्वचा की शुष्क सतह। मुख गुहा का नम आंतरिक स्तर, जो मोइस्ट लेयर ऑफ बक्कल कैविटी है, उसके बारे में बात कर रहा है। यस, मुख गुहा की नम सतह है, गुहा की नम सतह है, मुख गुहा की नम सतह है। उसके अलावा ये ग्रसनी में पाई जाती है, जिसको अपन बोलते हो फेरिंग्स। याद करो, लार ग्रंथि की नलिकाओं का आस्तर, लार ग्रंथि की वाहिकाओं का आस्तर। इसी तरीके से अग्नाशयी वाहिका का आस्तर, अग्नाशयी वाहिका का आस्तर। बेटा अपने पास ये जो हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, ये वो एग्जाम्पल लिए जो बेहद इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यही बात है। इतनी सी बात कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में ओल्ड एनसीईआरटी ने दी। अब छोटी सी और अंतिम बात मैं बात करता हूं कोशिकीय संधियों के बारे में। कोशिकीय संधियां, बेटा हमारी एनसीईआरटी माता ने जो कोशिकीय संधियां दे रखी है, एग्जैक्टली में वो 3 प्रकार की दे रखी है।
कितने प्रकार की दी है? ओल्ड वाली, पुरानी वाली एनसीईआरटी ने। सबसे पहली मेरे पास है दृढ़ संधि, दूसरी संधि मेरे पास है, उसको बोलते आसंजी संधि, तीसरी संधि, अंतिम संधि जो मेरे पास है, उस तीसरी और अंतिम संधि को बोलते अंतराली संधि। उसको बोलते अंतराली संधि। तो हमने बोला संधि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, दृढ़ संधि, आसंजी संधि एंड अंतराली संधि। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। दृढ़ संधि क्या था बेटा? ये दृढ़ संधि क्या काम करती है? ऊतक से पदार्थों के रिसाव को रोकती है। तो हमने बोला इसका कार्य क्या था? मैंने बोला ये ऊतक से पदार्थों को बाहर निकलने से रोकती है। ये ऊतक से पदार्थों को बाहर निकलने से रोकती है। कौन सी संधि? दृढ़ संधि। अगली संधि का नाम है आसंजी संधि। बेटा आसंजी संधि है, ये सबसे मजबूत संधि है। ये समूहवर्ती कोशिकाओं को मजबूती से जोड़े रखने का काम करती है। तो मैंने बोला ये क्या काम करती है? ये समीपवर्ती कोशिकाओं को आपस में मजबूती से जोड़े रखती है। चले भैया, तीसरी बात अंतराली संधि। बेटा अंतराली संधि में दो समीपवर्ती कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य जो था वो एक दूसरे के संपर्क में होता है। मतलब दो कोशिकाओं के बीच का साइटोप्लाज्मिक क्या था? ये कनेक्शन था, जिनमें दो समीपवर्ती कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य सीधे एक दूसरे के संपर्क में होता है। सीधे एक दूसरे के संपर्क में होता है, मतलब एक कोशिका से सूचना कभी भी दूसरी कोशिकाओं में जा सकती है। चले, तो हमने बोला समीपवर्ती सेल्स का कोशिका द्रव्य आपस में जुड़ा होता है। अगला, ये सेल्स के बीच आयनों, लघु अणुओं तथा कभी कभी वृहद अणुओं के तेज विनिमय में सहायक होती है। बेटा याद रखना, अगर आपके पास हिंदी मीडियम की पुरानी एनसीईआरटी है तो पुरानी एनसीईआरटी ने ये जो लाइन है, ये लाइन दृढ़ संधि में लिख के दे रखी है, जो कि गलत बात है। तो सही कर लेना, जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा यही एकदम सही बात है, यही एकदम सही बात है। इसको सही कर लेना। हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में वो छोटा सा करेक्शन है। यस, तो यहां पे जाके कोशिकीय संधियों की कहानी भी क्या हुई? खत्म।
अब बारी थी सर, तो इसका मतलब हमने उपकला ऊतक के सारे सारे कंसेप्ट देख लिए, उसके टाइप देख लिए और संधियों के बारे में भी बात कर ली। अब क्या करेंगे? अब भाई हम ये बात करेंगे कि आज का जो ये लेक्चर था इससे हमने क्या सीखा, और सीखने के लिए क्या सीखा ये जानने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। आज क्या सीखा रसगुल्लो, और फिर मैंने ये खूब सारे रस भरे गुल्ले गुल्ले बना दिए। आज क्या सीखा रसगुल्लो, यस। तो भाई साहब देखो क्या सीखा। ये बड़ा प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है वह उपकला जो एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनती है और विसरण का कार्य करती है, उसको तो बोलते हैं कौन सी उपकला? सरल शल्काकार उपकला। और सरल शल्काकार उपकला कितनी जगह पे पाई जाती है? 2 जगह पे, रक्त वाहिनी की भित्ति में पाई जाती है और वायु कोश में। इसलिए उत्तर गया 1, क्योंकि ग्रंथि की नलिका और नेफ्रॉन की नलिका यहां पर दोनों की दोनों जगह देखोगे, नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग और ग्रंथि की नलिका में, तो यहां पे आपको पता चलेगा मेरे दोस्त कि दोनों की दोनों जगह सरल घनाकार उपकला पाई जाती है। तो उत्तर गए 1। ये कह रहा गैप जंक्शन क्या होता है? अंतराली संधि। अरे जहां दो कोशिकाओं का कोशिका द्रव आपस में मिला होता है, संलग्न होता है, और वहां से पदार्थों का बहुत तेज आदान प्रदान होता है। ये लिख रहा चौथा ऑप्शन, कोशिकाओं की कोशिका द्रव को जोड़ने में सहायता करती है। बेटा पॉज करके पहले सवाल लगाना है आपको। यस, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। ये कह रहा है ब्रश बॉर्डर्ड उपकला। यार ये ब्रश बॉर्डर्ड उपकला के बारे में बात कर रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा हुआ कि यहां पर सूक्ष्मांकुर उपस्थित है, क्योंकि सूक्ष्मांकुर उपस्थित होंगे तभी ब्रश की समान संरचना बनेगी। याद करो सूक्ष्मांकुर कहां थे? पीसीटी में भी थे, छोटी आंत्र में भी थे। तो यस देख लो, ये रहा पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। आंसर गया 1। अगला सवाल देख लो। कह रहा है उपकला ऊतक के बारे में सही कथन छांटने हैं। कोशिकाएं सघन रूप से व्यवस्थित होती है, हां, दृढ़ता से बंधी होती है, क्योंकि अंतर कोशिकीय अवकाश बहुत कम होता है। कोशिकाएं अंतर कोशिकीय अधात्री नहीं रखती। अरे भैया रखती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। ये तो गलत बात है। कोशिकाएं अंतरोकोशिकीय पदार्थ युक्त होती है, हां बिल्कुल बिल्कुल। यह एक प्रति या बहुप्रति होती है, हां जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ए सी एंड डी सही है, ए सी एंड डी सही है, ए सी एंड डी सही है, ए सी एंड डी सही है। यस। अगला सवाल ये रहा, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सवाल, देखिएगा। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सरल स्तंभाकार उपकला के लिए असत्य है? गलत बात बता रहा है। याद करो, लंबी पतली कोशिकाओं से बनी थी और उनमें आधारीय केंद्रक था, आधारीय केंद्रक था। यस, ये कह रहा है लंबी पतली कोशिकाओं के एक स्तर से बनी होती है, बिल्कुल सही बात है। केंद्रक प्राय कोशिका के आधारीय भाग में होता है, बिल्कुल सही बात है। मुख सतह पर प्राय सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। भैया सूक्ष्म अंकुर अगर कहीं मिलेंगे तो वो कहां मिलेंगे? जैसे छोटी आंत्र में, हां देखे जा सकते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में और फेफड़े के वायु कोश में पाया जाता है ना, यहां पर तो सरल शल्काकार होता है। तो ये बात क्या है? गलत। और उसने गलत ही पूछा, इसलिए आंसर क्या गया? 4। आंसर क्या गया? 4। अब बारी है मेरे बच्चे आज के होमवर्क की, आज के होमवर्क की। भाई साहब होमवर्क में कुछ भी ज्यादा बात अपन नहीं करेंगे, केवल आपको नोट्स जो है वो अच्छे से पढ़ने हैं। नोट्स को पढ़ो एंड दूसरी बड़ी बात क्वेश्चंस लगाओ। बेटा क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे कंसेप्ट उतना निखर के बाहर आएगा। यस, इतना सा काम कर लेना है। तो यहीं पे जाके आज का ये बवंडर लेक्चर हुआ खत्म। उम्मीद करता हूं लेक्चर में बहुत मजा आया होगा। बड़ा समराइज फॉर्म में पढ़ा, बड़े सलीके से ओवरव्यू लिया, मतलब आप लोगों का जो पुराना कंसेप्ट था वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अगर ऐसा था तो जल्दी से लिख देना बवंडर लेक्चर, जबरदस्त लेक्चर, जिंदाबाद लेक्चर। फिर आगे की बात मैं करूंगा आपसे मेरे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें और ऐसे ही ताबड़तोड़ प्यार देते रहें। जय हिंद, थैंक यू।